जी, तो मेरा नाम अब्दुल रशीद है और मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ और गेमिंग इंडस्ट्री में मैं एज ए आर्ट डायरेक्टर वर्क करता हूँ। तो हमारी बातचीत हो रही थी अजय सर से, तो उन्होंने पूछा कि इरफान भाई से मुलाकात कब हुई। तो उनसे पहली मुलाकात जो मुझे याद है चंद्रकांता सीरियल में हुई थी। तो चंद्रकांता में एक कैरेक्टर किया था उन्होंने बद्रीनाथ और उसका एक ब्रदर था सोमनाथ। तो हमारे घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था उस टाइम पे कानपुर में, और वही पुराना वाला एंटीना लगा के हिला के उस तरह से कभी लाइट आ रही है तो, और संडे में जो उस तरह के सीरियल्स आते थे उसका इंतज़ार रहता था। उसी में एक चंद्रकांता था और चंद्रकांता में इरफान भाई को पहली बार वहाँ देखा था और उनका नाम लिख के आता था इरफान खान हिंदी में। तब वो IRRFAN सिर्फ इरफान नहीं थे, तब वो इरफान खान नाम से ही जाने जाते थे। तो उसमें देख के जो उनके अंदर का एक साइलेंस था और जो सीरियसनेस थी वो एक अलग तरह सा का उसमें अट्रैक्शन था। बाकी जो काम होता था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बनावटी सा लगता था और उनका काम ऐसे लगता था जैसे ये आदमी एक्टिंग नहीं कर रहा है, ये आया है और कुछ करके चला गया है। ऐसा होता है, ऐसा तो हमने देखा है, ऐसा तो हमारे आसपास के लोग ऐसे ही तो करते हैं। फिर बीच बीच में सीरियल्स आने लगे, कुछ स्टार्स बेस्ट सेलर्स में कुछ एक्ट किए थे उन्होंने, वो देखे। तो उसमें भी वही वही सजीवता बोले या लगता था ये आदमी जो है ना, ये अभी हम आगे जाएंगे मिल जाएगा कहीं, थोड़ी दूर जाएंगे तो मोहल्ले में कहीं दिख जाएगा, वो उस तरह का था। वो कहीं दूसरी दुनिया से आया हुआ आदमी नहीं था, जैसे कि और एक्टर्स हमें अब तक दिखते आ रहे थे जो उनको बहुत दूर लगते थे, जिनका काम देख के लगता था ये कुछ अलग तरह का काम है, जो बिहेवियर हमारा रहता है वो ये नहीं है, ये कुछ अलग तरह का काम है जिसे अलग तरह से सीखना पड़ता है। उनको देख के लगता था ये तो कहीं से भी हम आगे जाएंगे तो ये आदमी हमको मिल सकता है या हम इसको जानते हैं। और किसी ने एक बार हमको बता दिया था जब हासिल रिलीज हुई थी कि तो बाराबंकी में रहते हैं, तो हमें लगा था वो यहीं के हैं पास के। बाद में पता चला कि जयपुर के, क्योंकि जो हासिल में उनका टोन था वो पूरा इस साइड से आ रहा था। तो वो लगा कि ये कहीं लखनऊ कानपुर के आसपास का आदमी है। फिर हासिल आए, फिर मकबूल आए। मकबूल का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उसकी दो वजह थी, एक तो इरफान भाई और दूसरा जो उसकी पूरी स्टार कास्ट थी, जिसमें तब्बू, नसीर साहब, ओमपुरी जी, पंकज जी, पीयूष मिश्रा, वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन था। फिर उधर बैकएंड में विशाल भारद्वाज और गुलजार साहब, तो वो एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन था। वो शायद इससे पहले और इसके बाद में कभी देखने को नहीं मिला। जिस तरह का वो कॉम्बिनेशन था उसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। तब तक मैं कानपुर से लखनऊ शिफ्ट हो गया था और साहू सिनेमा में वो मूवी रिलीज हुई थी मकबूल। तो पहली बार मैं अपने दोस्तों के साथ देख के गया और मूवी स्टार्ट हुई। वो एकदम एक के बाद एक सीन जो आता गया वो मेस्मराइज करता गया और वो इतना ज़्यादा कनेक्ट करता था। एक तो वजह थी कि जो क्राफ्ट था वो उसको इस तरह से बुना गया था, और दूसरा जिस पृष्ठभूमि पे आ रहा था वो एक, या बोला जाए जो कल्चर लेके उस पर काम किया गया था, उसमें जो चीज़ें थी वो मुझसे कनेक्ट हो रही थी। मुस्लिम फैमिलीज के ऊपर मूवी थी, तो छोटी छोटी बारीकियाँ, जब जैसे कि किसी का डिवाइस हो गया तो उसमें जो दुआ पड़ी जा रही है, तो ये सारी चीज़ें जो थी ये मतलब छोटे छोटे, इवन कि एक सीन था उसमें जब पीयूष पीयूष मिश्रा की बॉडी आती है, उनको मार दिया गया था, तो उसमें इरफान भाई दुआ में बैठे होते हैं
तो एकदम से तब्बू की नज़र पड़ती है बॉडी पे, वो चिल्लाती मियाँ, तो वो उठ के जाते हैं। तो वो एक्ट करना चाहिए, चूँकि वो सारा खेल उन्हीं का रचा हुआ होता है, पर वो एक्ट करते रहते हैं। और एक्ट करते करते फिर वो जो एक गिल्ट होता है, वो गिल्ट सामने आ जाता है और वो एकदम से हट जाते हैं, अरे जिंदा है जिंदा है जिंदा है, ये जिंदा है, उसको कह के पीछे हटते हैं। तो उस भीड़ में एक आदमी था, मतलब वो एक्टर था कि नहीं था, वो एकदम ऐसे पीछे खड़ा होता है और यूँ झांकता है और यूँ पीछे उड़ जाता है। वो जो छोटी छोटी चीज़ें थी उस मूवी की, वो इतना सजग थी कि आप जितनी बार वो मूवी मैंने 100 से ज़्यादा बार देखी है। एक टाइम था जब हम लोग दिल्ली में साकेत में थे, तो लोग पूछते थे कि ऑफिस के बाद क्या करते हो, खाने के बाद क्या करते हो, डिनर के बाद। तो हम लोग कहते थे या तो हासिल देखते हैं या मकबूल देखते हैं। ये हमारा रोज़ का शुगल था। और उसको देख के हर बार एक वो मूवी देख के एक नई लेयर ओपन होती थी, एक नया डायमेंशन दिखता था। एक जो प्लानिंग थी, एक तो प्लानिंग जो मेकर्स की प्लानिंग थी, फिर उस मूवी में जो कैरेक्टर अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे थे उनकी अपनी प्लानिंग थी। जब उनको तब्बू जी को इरफान भाई को रोकना रहता है, जब गुड्डू की शादी हो रही होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा सीन था कि उनको वहाँ पे रोकना है और वो रुक नहीं सकते क्योंकि वो पंकज कपूर की वाइफ है। तो पंकज जी का फ़ोन आता है, तो कहती है कहाँ, यहाँ कब सब सब ठीक नहीं है, यहाँ पे ना फूल वाले का पता है ना खाने वाले का पता है, कुछ भी नहीं किया तुम्हारे मियाँ ने, हाँ मुझे रुकना पड़ जाएगा। तो वो एक बहाना बनाना वहाँ पे, वो उस सीन को क्रिएट करने का कि उनको दोनों को कनेक्ट होना है, वहाँ से एक स्टोरी शुरू करना। मतलब सिंपली मूवीज़ में उसको वहीं पर रुक गए, लॉजिक देने की ज़रूरत नहीं है, पर वो पूरा जो बुनाता। फिर उसके बाद वो कहती है अच्छा पंकज कपूर उस टाइम पे आ ना जाए, रात में भी आ सकते हैं, तो कल दर्जी से मेरा शरारा ज़रूर लेते आइएगा। तो अब उनको कल तक रुकना है, रात में इन लोग के लिए फ्री टाइम हो गया। अब वो तो इतनी ज़्यादा प्लानिंग थी उस मूवी में, इतनी डिटेल्स थी, तो इसीलिए बहुत हम लोग ने देखी वो मूवी और बहुत बहुत ज़्यादा पसंद की। फिर धीरे धीरे वो कैरेक्टर्स दिमाग में, वो बातें, वो डायलॉग, तो हम लोग लाइफ में भी कभी जैसे हासिल के बहुत डायलॉग चला करते थे, तुम वो गोरिल्ला इल्ला समझते हो या ना समझते हो, तो ये सारी चीज़ें हम लोग के कॉलेज टाइम में बहुत चला करती थी। और लड़की जो है वो आदमी से प्यार करती है, वो आदमी अगर गिरता नहीं है तो आदमी आदमी नहीं है। तो ये सब तफरीबाजी में दोस्तों में चला करता था। फिर नेमसेक आई, तो नेमसेक ने एक परसेप्शन बदल दिया। अभी तक एक्टिंग थी और वो कैरेक्टर्स थे जो कि बहुत फैसिनेट करते हैं, क्योंकि वो जो कैरेक्टर का प्ले था उनका, वो साइलेंट नहीं था, वो लाउड था। तो वो लाउडनेस, जैसे हासिल में भी जो कैरेक्टर था या मकबूल में जो कैरेक्टर था, उसमें एक लाउडनेस थी, उसमें एक तरह की हीरो की लाइकेबिलिटी थी। पर जब नेमसेक आई तो उसमें उन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया जो सेंट्रिक कैरेक्टर तो था पर हीरो नहीं था। वो आदमी भीड़ में डिजॉल्व था, वो कहीं खोया हुआ था। वो ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर कोई फोकस डाला गया है, जैसे लोग होते हैं अपनी आम लाइफ में जो बचते हैं, जो दिखना नहीं चाहिए, आमतौर से होता है। खासकर मूवीज़ का हम लोग ने देखा है, जो मेन लीड होता है वो बहुत फोकस्ड कैरेक्टर होता है और वो कॉन्शियसनेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ, तो वो लाउडनेस आ ही जाती है कहीं ना कहीं। पर वो जो साइलेंस उन्होंने पूरा मूवी में रखा है नेमसेक में और साइलेंटली उसको एंड कर दिया है, तो वो बहुत अंदर तक छू गया। तो एहसास होने लगा कि क्राफ्ट किस हद तक है कि आप अपनी अहमियत इस तरह से नहीं दिखा रहे हो कि आप लाउड बोल रहे हो या आप कुछ ऐसे एग्जैजरेशंस दे रहे हो जिससे वो कैरेक्टर बहुत प्रोमिनेंट लगने लगे, बल्कि आप जस्टिफाई कर रहे हो उस काम को। फिर मूवीज़ आती गई एक के बाद एक, फिर एक शुगल बन गया उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को यूट्यूब पे ढूंढने का। 1 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, कोई इंटरव्यू मिल जाए उनका, कोई मूवी मिल जाए,
वॉरियर एक उनकी मूवी IMDb से लिस्ट निकाली कि कौन कौन सी मूवीज़ पे उन्होंने काम किया है। वो मूवी टोरेंट पे ढूंढना शुरू की। एक वॉरियर बहुत मुश्किल से कहीं 5-6 दिन में कहीं से डाउनलोड हुई। उस टाइम पे वो शायद उसका सिफी का नेट हुआ करता था। 2000 ये 5-6 की बात है, 6-7 की। बहुत लो स्पीड था, वो किसी तरह से डाउनलोड हुई मूवी, तो वो देखी। उसमें उनका कैरेक्टर, अब फिर एक दार्जिलिंग लिमिटेड थी, मतलब बस पता चल जाए कि थोड़ा सा भी उन्होंने कुछ किया है तो हम लोग किसी तरह से उसको खोज लाते थे। खोज के देखना है, फिर उस पर बातें करना है। तो इस लेवल की दीवानगी थी। मूवीज़ आती गई, फिर बीच में उनसे कभी मेल के थ्रू बात भी हुई। मैंने कार्टून बनाया, उनको भेजा, उन्होंने रिप्लाई किया। इवन कि 2014 में मेरी मैरिज हुई और 15 में मैं फादर बना, सितंबर में। तो यहीं पे थोड़ी दूर पे एक हॉस्पिटल है, फातिमा हॉस्पिटल। तो वहाँ पे मेरी वाइफ एडमिट थी और मैं बाहर एक गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, वहीं हॉस्पिटल के बाहर। तो रात में एंग्जाइटी सी हो रही थी कि क्या होगा, सब ठीक रहेगा। तो मैं जाग रहा था। तो वो होटल कुछ पुराना टाइप का था और उसका बाथरूम में सीलन थी, सीलन से दीवार में टूटन हो गई थी, तो कुछ पैचेस बन गए थे। तो वो मेरे रूम से दिख रहा था और उसमें कोई एक पोर्ट्रेट सा दिख रहा था मैं। तो मैं सिगरेट पी रहा था, सिगरेट बुझा के, सिगरेट माचिस की तीली बुझा के, और मैंने उस पर 2 लाइन ड्रॉ की, तो वो पूरा एक कोई पोर्ट्रेट बन गया। तो वो मैंने क्लिक किया, फिर इरफान भाई को भेजा और मैंने लिखा कि मैं ऐसी ऐसी जगह पर रुका हूँ, ये ऐसी सिचुएशन है, कल मैं फादर बन जाऊँगा। तो उनका रिप्लाई आया, बहुत बहुत मुबारक हो। और फिर उस आर्ट वर्क के लिए बोला उन्होंने कि दिस लुक्स लाइक फ्रॉम एंशियंट टाइम। तो वो मेरे बच्चे की मुबारकबाद देने वाले दुनिया में पहले आदमी थे, इस तरह से। फिर चीज़ें आती गई, मूवीज़ आती गई और वो फैसिनेशन जो था वो बरकरार रहा। फिर 2017 में 17 था, 18 था आई थिंक। 17 में ही उनकी बीमारी की खबर आई, तो एकदम से बहुत शॉकिंग हो गया। फिर न्यूज़ तलाशना शुरू करके दिया। अच्छा, इस दौरान मैं करता क्या था कि उनसे भी बात करता था और इंटरनेट पे मैं उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनको सबको ऐड करता जाता था, ये सोच कर कि मैं इनके ज़रिए किसी दिन उनसे जाके मिलूँगा और बहुत सारी बातें करूँगा, बहुत कुछ शेयर करूँगा। तो शिल्पा मैम से भी फेसबुक में मैं कनेक्ट हो गया, और इमरान हसनी भाई जो हैं उनसे, इवन की भी उनसे मेरी बात होने लगी। उन्होंने मुझसे थोड़ा 1-2 बार कुछ पोस्टर वर्क था वो करवाया था अपने लिए, तो बात होती थी। पर मैं कभी किसी से जिक्र नहीं करता था कि मैंने आपको इसलिए ऐड किया है क्योंकि आप इरफान भाई से कनेक्टेड हैं और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विनय शुक्ला साहब जो हैं, जिन्होंने मकबूल में कैरेक्टर किया है प्रोफेसर साहब का, उनसे कनेक्ट हुआ, उनसे बात होने लगी। तो एक सबकॉन्शियसली मैं एक तरह का घेरा सा बना रहा था कि मैं इस घेरे के थ्रू कभी जाके मिलूंगा तो मैं बताऊंगा कि मैं तो इनको भी जानता हूँ, मैं तो उनको भी जानता हूँ, और उनसे मिलूंगा और बातें करूंगा। पर ये सब हो नहीं पाया। 2017 में खबर आई तो बहुत बेचैनी हो गई। फिर न्यूज़ पूरी तलाशी, फिर एक वीडियो मिला, कोई एक डॉक्टर, एक कैंसर स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर हैं दिल्ली के। तो उनका एक इंटरव्यू पड़ा हुआ था, तो वो बता रहे थे इरफान भाई के बारे में। तो मैंने जाके प्रॉक्टो पे उनका नंबर निकाला, उनसे बात की। मुझसे मैंने बोला कि वो कैसे हैं। तो उन्होंने पूछा आप कौन है, मैंने कहा मैं जयपुर से उनका रिश्तेदार बोल रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बताया वो अब ठीक नहीं है, वो और उनकी वाइफ जा रहे हैं लंदन ट्रीटमेंट के लिए। फिर उसके बाद मैंने कई मेल किए और
शुतपा में हमसे अपडेट्स मिलते रहते थे। इवन कि एक टाइम आया जब शुतपा में हमने स्टेटस डाला कि ही इज़ अबाउट टू रिकवर, तो हम लोग काफ़ी खुश थे। उन्होंने भी बोला कि तुम लोग की दुआओं से सब देखो ठीक हो जाएगा। और फिर अचानक कोविड आया और हम सब बंद हो गए। हमारा काम घर से चलने लगा, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, ऑफिस से शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे एक अजीब सी सिचुएशन, जब कोविड स्टार्ट हुआ अजीब सी सिचुएशन हो गई थी कि जैसे ज़ोंबीज ना टहल रहे हो आपके आसपास। तो सुन लेते थे कॉलोनी में, अच्छा एक खबर उड़ती थी कि एक है यहाँ पे भी एक है, जैसे लगता है कोई ज़ोंबी आ गया। तो अजीब सी कॉन्शियस। अच्छा, दिल्ली में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, तो मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम 3 लोग ही रह रहे थे। तो एक अजीब तरह की एंग्जाइटी थी वहाँ पे। पर चल रहा था काम भी। हम लोग का जो क्लाइंट था, यूएस बेस्ड क्लाइंट था, उसका काम वर्कलोड काफ़ी था, क्योंकि ऑफिस में टीम जो थी वो आधी हो गई थी, तो वर्कलोड काफ़ी आ गया था। बहुत से लोगों के पास अपने पर्सनल सिस्टम नहीं थे, ऑफिस में कोई सिस्टम भिजवा नहीं पा रहा था क्योंकि लॉकडाउन था। तो हम लोग ही ज़्यादातर काम कर रहे थे। उसी बीच में अप्रैल 29 को खबर आती है। खबर क्या आती है, मेरे पास से मेरे फ्रेंड का फ़ोन आता है कि रशीद भाई गुरुजी चले गए। हमने कहा इरफान भाई, तो एकदम ब्रेकडाउन हो गया वहाँ पे। मैंने ऑफिस में छुट्टी ले ली, शायद मैंने 1 हफ्ते तक काम नहीं किया, और मैं बस, अजीब सी स्थिति हो गई थी। उसी दौरान ईद भी थी, तो मैंने कुछ सेलिब्रेट भी नहीं किया। वैसे भी उस टाइम पे सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे, कोविड था, बट घर में कुछ भी जो होता है ना, तो वो बिल्कुल सादे दिन जैसे ही गया। और मैं बस बालकनी में खड़ा रहता था, स्मोक करता था, और रात में रोता रहता था। तो वो एक अजीब सा कनेक्ट था, और ये ख्वाब था। मतलब मेरे कोई लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई ख्वाब नहीं है, कोई बहुत तमन्नाएं नहीं है। एक तमन्ना थी कि उस आदमी से कभी मिलेंगे और बैठ के बात करेंगे और बताएंगे क्या महसूस करते हैं, कैसी चीज़ें छूती हैं। शायद ये मेरी जैसी जो मैं फील कर रहा हूँ, मुझे ये एहसास है कि ये लाखों लोगों में यही चीज़ है, क्योंकि वो आदमी इंडिविजुअली मुझसे कनेक्ट नहीं करता, वो बहुत सारे लोगों से कनेक्ट किया है। और वो दिखता है जब भी कभी उनके बारे में खोजो, तलाश करो, तो हर आदमी वही चीज़ बोल रहा होता है उनके बारे में जो मैं महसूस कर रहा होता हूँ। ये मैंने पहला कभी किसी के साथ नहीं देखा। बहुत से लोग दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो जो एक जॉन एलिया का शेर है ना कि ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहान में, क्या ये फिट होता है उनके ऊपर। तो ये थी उनसे मुलाकात, और ये था एक सफ़र।